जय जोहार संगवारी हो आप मन के एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य साहू जीके पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लाए हैं जो कि किसान आंदोलन और देसी रियासत से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा, उसमें से आज 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और डेली 3 बजे दोपहर को प्रीमियर होता है हमारा चैनल पर वीडियो, तो 3 बजे से आप लोग डेली देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। भारत की संविधान निर्माण सभा में छत्तीसगढ़ के निम्न व्यक्ति ब्रिटिश क्षेत्रों से निर्वाचित हुए थे। तो यहाँ पर संविधान सभा का निर्माण हुआ है ना। तो उसमें तो कितने व्यक्ति यहाँ से ब्रिटिश क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? कौन कौन व्यक्ति हुए थे? या रविशंकर शुक्ल थे, ई राघवेंद्र थे, ठाकुर छेदीला थे, या फिर घनश्याम सिंह गुप्त थे। तो ये चारों में से कौन कौन व्यक्ति थे जो कि ब्रिटिश क्षेत्र से, जिस मतलब ब्रिटिशों के अधीन जितना भी छत्तीसगढ़ का भाग आया था, वहां से कौन कौन व्यक्तियों के चयन हुआ था, है ना। संविधान निर्माण सभा में ये चीज पूछा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका कौन कौन सा आ जाएगा। रविशंकर एक थे, है ना, रायपुर से। दूसरा ठाकुर छेदीलाल थे और चौथा है घनश्याम सिंह गुप्त। ये तीनों यहाँ से गुप्त। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, है ना। घनश्याम सिंह गुप्त रायपुर से थे, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से निर्वाचित प्रतिनिधि थे। कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित रामगोपाल तिवारी या डॉक्टर ई राघवेंद्र। तो कौन थे संविधान सभा के लिए जो छत्तीसगढ़ से निर्वाचित हुए थे? उनमें से व्यक्ति कौन थे? जो ऑप्शन में दिया है उसके हिसाब से आपको आंसर बताना है। सीजीपीएससी के द्वारा इस प्रश्न को लिया गया था। तो देखिए यहाँ से आपका पहला आ जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल, साथ में आपका दूसरा भी है घनश्याम सिंह गुप्त जो कि संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। साथ में आपको रामगोपाल तिवारी नहीं दिखेंगे, उसके बाद भी डॉक्टर ई राघवेंद्र राव भी नहीं दिखेंगे। ये दोनों का वहाँ पर निर्वाचन नहीं हुए थे, है ना, निर्वाचित नहीं हुए थे। तो इस प्रकार से आपका पहला और दूसरा सही होता है कुछ ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से तीसरे नंबर का प्रश्न है। फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में इसको पूछा गया था 2007 में और 2017 में, है ना। तो देखिए संविधान सभा में शामिल छत्तीसगढ़ के सदस्य का क्या नाम है? अब यहाँ से देखिए द्वारका प्रसाद मिश्र दिया है ऑप्शन में, माधवराव सप्रे दिया है, राम प्रसाद पोटाई दिया है और रामदयाल तिवारी थे। तो क्या बोले, जो संविधान सभा में शामिल हुए थे, है ना, सदस्य। अब उसका नाम पूछा है, कहाँ से? छत्तीसगढ़ से निर्वाचित होने वाले सदस्य का नाम पूछा है। तो कौन था जो कि यहाँ पर सदस्यता में था? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राम प्रसाद पोटाई। यहाँ ये सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर का क्वेश्चन है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये 2020 के प्री में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए जुलाई 1946 में भारत की संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से निम्नलिखित में से कौन से नेता चुने गए थे? छत्तीसगढ़ से न कौन से नेता चुने गए थे, ये चीज पूछा गया है। तो रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी या ठाकुर छेदीलाल। तो कौन कौन व्यक्ति थे जिसका यहाँ पर, है ना, संविधान सभा के लिए गठन हुआ तो उसमें निर्वाचित होकर यहाँ से छत्तीसगढ़ से व्यक्ति गए थे? तो आपका आ जाएगा पहला पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरा भी आ जाएगा घनश्याम सिंह गुप्त और चौथा आ जाएगा ठाकुर छेदीलाल। लेकिन ये पर तीसरा है, ये नहीं थे, है ना। तो पंडित किशोर मोहन त्रिपाठी इसमें निर्वाचित नहीं थे। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 1, 2 और 4, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 1946 ईस्वी में भारत की संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? अब यहाँ पर संविधान सभा से जितने भी व्यक्ति यहाँ पर से चुने गए थे उसमें से कौन व्यक्ति है जो चुने नहीं गए थे, ये चीज पूछा है ना। तो पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त और ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो कौन नहीं निर्वाचित नहीं हुए थे? तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ठाकुर प्यारेलाल सिंह निर्वाचित नहीं हुए थे। बाकी ये तीनों ए, बी और सी तीनों निर्वाचित होकर वहां पर संविधान सभा में गए थे। तो 2013 सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया था व्यापम के द्वारा इस प्रश्न को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया था? अब यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को जब, है ना,
भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम रायपुर में, है ना, जो गांधी चौक है, रायपुर का गांधी चौक, उसमें झंडा किसने फहराया था? शिवदास डागा, पंडित लक्ष्मी नारायण दास, ठाकुर छेदीलाल या फिर वामन राव लाखे। ये चारों में से कौन है व्यक्ति है जिन्होंने रायपुर में गांधी चौक पर झंडा फहराया था स्वतंत्र भारत में? तो यहाँ से आपका आ जाएगा वामन राव लाखे। प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने रायपुर में, है ना, वामन राव लाखे, जो स्वतंत्र भारत होने के बाद यहाँ पर झंडा फहराने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कौन? वामन राव लाखे, है ना। 2016 में इसको CGPSC के द्वारा पूछा गया था। बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, सभी प्रश्न छोड़ के ना जाइएगा, पूरा पूरा देखिएगा वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 अगस्त 1947 को पुलिस लाइन रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? यहाँ पर देखिए 15 अगस्त 1947 को पुलिस लाइन, है ना, रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? पंडित रविशंकर शुक्ल, R.K. पाटिल, डॉक्टर खूबचंद बघेल या फिर हर्षुल मिश्रा। तो किसने यहाँ पर पुलिस लाइन में झंडा फहराया था? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, R.K. पाटिल जी है, जो कि यहाँ पर पुलिस लाइन में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। 2016 में FCPR में पूछा गया प्रश्न है व्यापम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण है, 2020 प्री में CGPSC के प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया था? देखिए स्वतंत्र भारत में, है ना, अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यक्तियों ने, जो नेता थे, वो लोगों ने झंडा फहराया थे। तो जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है और तिथि है उसमें आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप लोग छोड़ के जाते हैं तो ये हो सकता है अगले बार कोई भी एग्जाम में पूछ दे तो आप नहीं बना सकते, तो आगे लास्ट तक इसको देखते रहना है ना। तो देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947, है ना, वहाँ पे दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ से विधायक थे जो घनश्याम सिंह गुप्त, तो उसके द्वारा किए गए थे। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। प्रमुख नेताएं हैं जो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, ये चीज पूछा है। घटना दिया है और व्यक्ति का नाम दिया है ना। ये घटना है उस समय का और इधर व्यक्तियों का नाम है, तो इसमें से आपको मेल करके बताना है ना। तो देखिए यहाँ से ए में दिया हुआ है, समोदा में राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ था? 7 से 8 दिसंबर में। तो यहाँ पर इसके नेता कौन थे, व्यक्ति कौन थे, या फिर नेतृत्वकर्ता कौन थे समोदा राजनीतिक सम्मेलन में? 7 से 8 दिसंबर को थे, तो इसका आ जाएगा डॉक्टर खूबचंद बघेल, ये सुमेलित है, ठीक है, सही है ये चीज़, है ना। दूसरा देखिए, बिलासपुर में विद्यार्थी सप्ताह कब हुआ था? 13 से 15 दिसंबर के बीच में हुआ था। भुवन भास्कर इसके नेतृत्व करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए यहाँ से, तहसील राजनीतिक सम्मेलन बेमेतरा में होता है, कब हुआ था? 31 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा किया गया था? मोहनलाल बाकली वाला के द्वारा, है ना। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, रायपुर के गांधी चौक में तिरंगा झंडा किसने फहराया था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल बताया है ने फहराया, है ना, 15 अगस्त 1947 को। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर वामन राव लाखे ने गांधी चौक में झंडा फहराया था, है ना। तो ये वाला ऑप्शन आपका डी गलत हो जाएगा। और ये देखिए, बिलासपुर में तिरंगा झंडा किसने फहराया था? तो राम गोपाल तिवारी ने फहराया था, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। तो इस प्रकार से जो आपका सुमेलित नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। 2020 में इसको पूछा गया था प्री में CGPSC के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, 10वां नंबर का क्वेश्चन है, बिलासपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन नहीं थे? ठाकुर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, श्री चिंतामणि उत्तलवार, श्री राजकिशोर वर्मा, श्री अमरनाथ तिवारी। तो कौन से व्यक्ति है जो कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी नहीं है? तो आपका ऑप्शन ई बिल्कुल सही हो जाएगा, अमरनाथ तिवारी है, ये सेनानी नहीं थे, स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी नहीं थे। बाकी छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, चिंतामणि उत्तलवार और राजकिशोर वर्मा, ये सबसे सेनानी थे, है ना। 2017 में इसको सी में पूछा गया है CGPSC के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन उनके नेता में क्या सुमेलित नहीं है? तो
देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया किसान आंदोलन दिया है और उनके नेता का नाम दिया गया जो नेतृत्व करता था, है ना। तो उसको आपको जो सुमेलित नहीं उसको देखकर आपको पहचानना है ना। तो ऑप्शन ए में क्या है, डोंडी लोहारा जमींदारी में किसान आंदोलन कब हुआ था, 1937 से 39 के बीच में। तो इसके नेतृत्व करता कौन थे, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो सुमेलित है। दूसरा देखिए, छुई खदान रियासत में लगानबंदी आंदोलन कब हुआ था, 1939 में। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, राम नारायण मिश्र है। ये भी सुमेलित है। ऑप्शन सी देखिए, कांकेर रियासत में किसान आंदोलन कब हुआ था, 1944-45 में। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, इंदु केमठ थे, है ना। तो ये भी बिल्कुल सही है। और डी देखिए, शक्ति रियासत में किसान आंदोलन 1947 में हुआ था, किसके द्वारा, कन्हैया लाल पांडे के द्वारा दिया गया। तो यही ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों, है ना। देखिए यहाँ से 2011 में इसको पूछा गया प्रश्न है एजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां नंबर का प्रश्न है, 1937 में इस राज्य में स्थित डोंडी लोहारा जमींदारी में कृषक संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह किया गया था। अब यहाँ पर डोंडी लोहारा में जमींदारी कृषक था, है ना, वहाँ पर कृषकों के बीच में क्या होता, संघर्ष हुआ था, है ना। उसमें कौन कौन व्यक्ति था जिसने सत्याग्रह किया था, वली मोहम्मद, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, वासुदेव देशमुख या फिर सरयू प्रसाद अग्रवाल। इनमें से कौन से व्यक्ति थे जिसने यहाँ पर सत्याग्रह किया था, कहाँ पे, डोंडी लोहारा में। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, वली मोहम्मद ने सत्याग्रह किया था। 2017 में इसको पूछा गया प्रश्न है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से 13वां नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की डोंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया था। अब यहाँ पे डोंडी लोहारा है, उसमें 1937 में क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था। तो उस आंदोलन में किसानों ने क्या किया था, सत्याग्रह किया था। तो किसके नेतृत्व में सत्याग्रह का आयोजन हुआ था उस 1937 में, ये पूछ। तो आपका क्या है, ऑप्शन दिया है, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल, वली मोहम्मद और वासुदेव देशमुख। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे इस आंदोलन के, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सरयू प्रसाद अग्रवाल इसके नेतृत्वकर्ता थे। देखिए सेट डी क्वेश्चन नंबर 91 दिया है, सीजीपीएससी प्री में पूछा गया था 2019 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को किसी भी अकेडमी या फिर जो कोचिंग क्लासेस है उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सरयू प्रसाद अग्रवाल यहाँ से नेतृत्व करते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां नंबर का प्रश्न है यहाँ से, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जमींदारी में जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध 1946 में किसान आंदोलन हुआ था। अब यहाँ पर जमींदारी आंदोलन हुआ था किसके विरुद्ध में, है ना। तो जमींदार थे वो लोग, अत्याचारी थे, तो उसके विरुद्ध में 1946 में किसान आंदोलन किया गया था। तो किस कहाँ पर हुआ था ये चीज़, छुई खदान में, खुज्जी में, पाना बरस में या फिर डोंडी लोहारा में। तो कहाँ पर हुआ था किसान आंदोलन, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डोंडी लोहारा में, है ना। सीजी व्यापम के द्वारा 2018 में डीआईजी के में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां नंबर का क्वेश्चन, तो इस राज्य की डोंडी लोहारा जमींदारी में निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसान आंदोलन हुआ था। तो जो किसान आंदोलन हुआ था डोंडी लोहारा में, उसका वर्ष क्या था, कौन से वर्ष में होता, 1920 में, 1925 में, 1937 में या फिर 1942 में। तो कब हुआ था, तो आपका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर किसान आंदोलन कब हुआ था, तो 1937 में हुआ था। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, 2016 में इसको पूछा गया था व्यापम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से 16वां नंबर का क्वेश्चन है, तो दोस्तों जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एकलव्य साहू जीके हमारा चैनल का नाम है, जिसमें डेली आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है उनको कराया जाता है। 3 बजे से आप लोग इसमें आप लोग डेली वीडियो देख सकते हैं। डेली 3 बजे से 3 बजे दोपहर को प्रीमियर होता है वीडियो, है ना। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और जितने भी दोस्त हैं जो CGPSC या फिर व्यापम BEd DLED या फिर जितने भी प्रतियोगी परीक्षा उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। क्योंकि सभी एग्ज़ाम में जो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, सामान्य इतिहास है, छत्तीसगढ़ का इतिहास है, वहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे
छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस रियासत में भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन जारी रहा? यहाँ पर छत्तीसगढ़ का विलीनीकरण हो गया था, उसके बाद भी यहाँ पर कृषक आंदोलन है ना, किसान आंदोलन जारी था। वो कहाँ पर था? तो छुई खदान में, कांकेर में, शक्ति में या फिर सारंगढ़ में। तो कहाँ था? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शक्ति में। 2010 में इसको पूछा गया था सीएमओ के द्वारा से जीपीएससी में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। छुई खदान रियासत में किसान आंदोलन पूर्ण शक्ति के साथ हुआ था, इसे कब देखा गया था? अब कहाँ पर छुई खदान में आंदोलन चल रहा था किसानों के द्वारा, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी सारी शक्तियाँ समर्पित कर दी थी। तो उसका जो समय है वो चीज़ को बताना है आप लोगों को, कब हुआ था, कौन से वर्ष हुआ था और किस वर्ष के बीच में हुआ था ये चीज़, है ना। तो देखिए यहाँ से 1838-39 में, 1842-43 में, 1840-41 में, फिर 1850-51 तो किस सन, कौन से सन के बीच में हुआ था दोस्तों? तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, 1838 से 39 के बीच में यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था। 2020 में इसको पूछा गया सीजीपीएससी में, एजीडीई के में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वां नंबर का क्वेश्चन है, नांदगांव एवं छुई खदान के राजा किस वंश के थे? नांदगांव और छुई खदान के जो राजा है वो किस वंश से आते थे? आदिवासी, बैरागी, सातवाहन या फिर प्रतिहार वंश। तो कौन से वंश से थे जो कि छुई खदान के राजा थे और नांदगांव से? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बैरागी वंश से आते थे, जो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, है ना, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। 2016 में इसको पूछा गया है सीजीपीएससी में। अगला क्वेश्चन देखिए, 19वां नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था? तो कौन से राजा थे जिसका वंश रक्सेल था? सारंगढ़, सरगुजा, बस्तर, कवर्धा, इनमें से किन्हीं? तो कहाँ के राजा थे जो रक्सेल वंश से के अंतर्गत आते थे? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सरगुजा से राजा थे, उनका वंश रक्सेल था, है ना। 2017 एसीएफ रंजन में इस प्रश्न को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, निम्न में से कौन सी जोड़ी है जो छत्तीसगढ़ के राज्य एवं उनके राजवंश से सुमेलित नहीं है? यहाँ पर राजवंश का क्षेत्र दिया है और उसका जाति दिया है, वंश दिया है ना, तो इसमें सुमेलित नहीं है, उसको आपको पहचाना है। तो देखिए सरगुजा है, यहाँ सरगुजा रक्सेल चौहान थे, बस्तर से के काकतीय वंश थे, है ना, कवर्धा में राजगौड़ थे और राजनांदगांव में कुशवाहा दिया है। तो इसमें से सुमेलित कौन नहीं है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, राजनांदगांव में कुशवाहा दिया है, यह नहीं है ना। तो चलिए अगला देखते हैं, यहाँ से बैरागी थे, है ना, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, राजनांदगांव से बैरागी थे, नांदगांव, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से सुमेलित कीजिए, इस राज्य के प्रमुख रियासतें हैं और उनके राजवंश है, उसको आप लोगों को सुमेलित करना है। सूची 1 में दी है रियासतें और सूची 2 में दी है राजवंश। तो यहाँ से मिलान करके आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ से सरगुजा में कौन से राजवंश थे? सरगुजा में तो यहाँ से राजपूत थे, है ना, सरगुजा में राजपूत थे जो रक्सेल वंश के अंतर्गत आते थे। बस्तर से कौन थे? बस्तर से आपको देख मिल जाएगा काकतीय वंश। बस्तर का काकतीय वंश बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए हैं यहाँ पर काकतीय वंश से, जिन्होंने लंबे समय तक यहाँ पर शासन किया है, काकतीय वंश, है ना, बस्तर का। रायगढ़ से राजगौड़ थे, है ना, और नांदगांव से आपका हो जाएगा बैरागी, है ना। तो ये चीज़ मिल गया, तो इस ये ऑप्शन कौन में है? देखिए तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर था, है ना। इसको पूछा गया था और साइंटिफिक ऑफिसर में 2018 में। अगला क्वेश्चन देखिए, 22वां नंबर का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है, चागम खार रियासत की राजधानी क्या थी? यहाँ पर चागम खार रियासत की राजधानी क्या थी? सारंगढ़, कबीरधाम, भवानीपटना या भरतपुर? तो चागम खार की राजधानी क्या थी? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, भरतपुर था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 23वां नंबर का प्रश्न है, किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था? तो सरगुजा के जितने भी राजा थे वहाँ से रक्सेल थे, जो कि राजपूत होते थे, ना, रक्सेल वंश से सम्मिलित है ना, एसीएफ रेंजर में इसको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन थी?
रायगढ़ रियासत थी, खैरागढ़ रियासत थी या फिर बस्तर रियासत थी, फिर सारंगढ़ रियासत थी। तो कौन सी रियासत थी जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी राजवंश थे और वहाँ पर शासन करने वाले थे, है ना। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बस्तर रियासत था दोस्तों सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ में, है ना। 2016 में एपी में इसको पूछा गया प्रश्न है। 25वां नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पर, ब्रिटिश शासन के दौरान छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन थी, है ना। अब यहाँ पर ब्रिटिश शासन के दौरान छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन थी, खैरागढ़, कवर्धा, जसपुर, बस्तर। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बस्तर थी जो कि सबसे बड़ी रियासत थी छत्तीसगढ़ में, है ना। 26वां नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ से, निम्नलिखित में से किस काल में इस राज्य की सामंतरी रियासतें भारत संघ में सम्मिलित की गई। यहाँ पर जो सामंती रियासत थे उसको भारत संघ में कब सम्मिलित किया गया था, अगस्त 1947 में, सितंबर 1947, दिसंबर 1947 या फिर जनवरी 1948 में। तो किस वर्ष में यहाँ पर इनका सम्मिलन हुआ था, भारत में विलय हुआ था। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जनवरी 1948 में ये जो सामंती रियासतें हैं वो उनका विलयीकरण हुआ था भारत में, है ना। 2017 आमीन में इसको पूछा गया प्रश्न है। 27वां नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ से, स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य की देशी रियासतों को कब भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। तो 1 जनवरी 1948, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 1 नवंबर 1956। तो कौन सा वर्ष था जिसमें यहाँ से जो जितने भी रियासतें हैं उसको भारत संघ में विलय कर लिया गया था। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 जनवरी 1948 को विलय हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारतीय संघ में विलय किस तिथि को हुआ था। तो 1 जनवरी 1948 को हुआ था, है ना। 2017 में इसको पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, पटवारी में लिया गया था क्वेश्चन को, इसको निम्नलिखित में से किस महीने में इस राज्य की समस्त करद रियासतें भारतीय संघ में मिल गई थी। अब जो करद रियासत है ना, वो भारत संघ में कब मिला था, सितंबर 1947 में, अक्टूबर 1947, दिसंबर 1947 फिर जनवरी 1948। तो कब मिल गए थे, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जनवरी 1948 में मिल गया था। सीजी व्यापम के दौर पटवारी 2019 का एग्जाम हुआ था उसमें इसको पूछा गया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, छत्तीसगढ़ की करद रियासतों के भारतीय संघ में संविलियन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये चीज पूछा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ से आप लोग जो स्टेटमेंट दिया है वो कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, संविधान की प्रक्रिया 1 जनवरी 1948 को पूर्ण हुई। संविलियन के, संविधान बोल दिया था। संविलियन की प्रक्रिया मतलब सभी रियासतों, भारत देश में जितने भी रियासतें थे उनको मिलाने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल और है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता। तो उसका संविलियन का जो कार्य है वो 1 जनवरी 1948 को पूर्ण हो गया। अधिकतर जो जितने भी रियासतें थे भारत में वो सब मिल चुके थे, है ना। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, संविलियन में पंडित रविशंकर शुक्ल का महत्वपूर्ण योगदान। तो जी बिल्कुल बहुत ही बड़ा योगदान था दोस्तों। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जितनी भी रियासतें छोटे बड़े वो सबको मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका पंडित रविशंकर शुक्ल का था। तीसरा देखिए, संविलियन सरदार पटेल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ से। और डी देखिए, सभी रियासतों के शासकों ने संविलियन पत्र में हस्ताक्षर किए थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। और पांचवा देखिए, बस्तर रियासत को इस संविलियन में शामिल नहीं किया गया था। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पर बस्तर रियासत भी है जो वो भी यहाँ पर विलय हो गया था। तो इस प्रकार से आपका जो सुमेलित ऑप्शन नहीं है वो ऑप्शन ई हो जाएगा, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर टॉप 30 प्रश्न हो गए हैं। जितने भी दोस्तों यहाँ पर पूरे वीडियो देख रहे उन लोगों को मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। और इसी प्रकार से हमें सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर ला पाऊंगा और बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अभी तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में अभी पूरे चैप्टर बाकी जिसमें से पूछा गया प्रश्न है वो आप लोग को कंटिन्यू प्रोवाइड होता रहेगा। तो हमारे साथ बने रहेगा और सभी दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर करते रहिएगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।